डियर फ्रेंड्स, नो दी लॉ चैनल में आप सबका मैं रामफल मोर एडवोकेट हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम चैप्टर 24 के सेक्शन 320 से 327 तक करेंगे। और 320 सेक्शन क्या कहता है? कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस के ऑफेंसेस का राजीनामा कैसे हो। वैसे इससे पहले कि मैं सेक्शन 320 के ऊपर चर्चा करूं, आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि 1991 सुप्रीम कोर्ट केसेस क्रिमिनल 159 पेज। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि नॉन कंपाउंडेबल जो केसेस हैं कैन नॉट बी कंपाउंडेड विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट आल्सो। कोर्ट की परमिशन से भी उनमें राजीनामा नहीं हो सकता। अब हम चर्चा करेंगे दो तरह के सेक्शंस की जो बिना कोर्ट की परमिशन के पार्टीज आपस में राजीनामा कर सकती हैं, और एक वो जो कोर्ट की परमिशन से राजीनामा हो सकता है। तो सेक्शन 320 सीआरपीसी में एक जो है टेबल दी गई है। पहले दो कॉलम्स में जो दर्शाए गए हैं उनका राजीनामा हो सकता है, और कौन कर सकता है? जिस व्यक्ति का नाम खाना नंबर 3 में दिया गया है टेबल के अंदर, वो उसका राजीनामा कर सकता है। तो ये सेक्शन कौन कौन से हैं? सेक्शन 298, 323, 334, 341, 342, 352, 355, 358, 426, 427, 447, 448, 491, 497, 498, 500, 501, 502, 504, 506 और 508। इस प्रकार ये कुल सेक्शन 43 हैं जिनके अंदर बिना कोर्ट की इंटरफेरेंस के पार्टीज आपस में राजीनामा कर सकती हैं। और किसके बयान पर राजीनामा होगा, किसकी उस पर होगा, कौन राजीनामा कर सकता है? ये खाना नंबर 3 में टेबल के अंदर दिया गया है। 320 सेक्शन को देख लें। इसी प्रकार 320(2) सेक्शन क्या कहता है? सब सेक्शन 2 इसके अनुसार जो है सेक्शन में राजीनामा तो हो सकता है, किंतु कोर्ट की परमिशन से राजीनामा होगा। वह आदमी राजीनामा कर सकता है जो खाना नंबर 3 में दिखाया है इसमें भी। और वो सेक्शन कौन कौन से हैं? सेक्शन 312, 325, 337, 338, 357, 381, 406, 408, 418, 420, 494, 500 और 509। ये कुल सेक्शन है 13। इस प्रकार से 43 + 13 कुल जो है 56 केसेज हुए जिनके अंदर राजीनामा हो सकता है। अब 320(3) क्या कहता है? जब इस सेक्शन के तहत जुर्म कंपाउंडेबल है तो अबेटमेंट या अटेम्प्ट टू कमिट सच ऑफेंस, या जहां दोषी सेक्शन 34 या 149 में भी ट्रायल फेस कर रहा है, उसी प्रकार कंपाउंड किया जा सकता है जैसे मेन ऑफेंस में। यानी जो ये मेन ऑफेंसेज ऊपर बताए हैं, अगर उनमें राजीनामा हो सकता है, सेक्शन 34 या 149 भी लगा हुआ है, तो ऑटोमेटिकली वो भी कंपाउंडेबल की परिभाषा में आ जाएंगे। और आगे क्या कहता है? 320 का 4 क्या कहता है कि जब कोई राजीनामा कर सकता है किंतु वह 18 वर्ष से कम का है, राजीनामा कर सकता है आदमी। कौन कर सकता है? खाना नंबर 3 में कि कंप्लेनेंट। तो खाना नंबर 3 में का जो कंप्लेनेंट है, यदि वो 18 साल से कम का है, या इडियट है, या लुनेटिक है, पागल है, तो उसकी ओर से सक्षम व्यक्ति जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, न्यायालय की अनुमति से राजीनामा कर सकता है। और जब ये न्यायालय की अनुमति से राजीनामा होगा तो इसके अंदर एक एडवोकेट विल इशू द सर्टिफिकेट दैट द पर्सन, जो राजीनामा ऑन बिहाफ ऑफ द माइनर या लुनेटिक या इडियट की तरफ से कर रहा है, वो कॉम्पिटेंट आदमी है, और ये राजीनामा इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द माइनर एज वेल एज द अदर पर्सन, जो जिनका सेक्शन में जिक्र आया है। तो ये सर्टिफिकेट एडवोकेट देगा, और इसके साथ एक एफिडेविट भी वो पार्टी देगी, वो आदमी देगा जो ऑन बिहाफ ऑफ दैट माइनर इडियट या लुनेटिक की तरफ से पेश हो रहा है। तो इस प्रकार से अब इसके 320 के 4 के का सब सेक्शन बी है। वो क्या कहता है? आदमी राजीनामा कर सकता था
किंतु वो मर गया या मरा हुआ है, तो फिर उसके सीपीसी के तहत आने वाले एलार्ज वो कोर्ट की अनुमति से राजीनामा कर सकते हैं। अब जो है सब सेक्शन 5 की बात करते हैं। जब मुकदमा कमिट हो गया तो दोषी कन्विक्ट हो गया, अपील लंबित है, तब अपराध का राजीनामा न्यायालय की इजाज़त के बिना नहीं किया जाएगा। जिसे कमिट किया है या जो जहां अपील सुनी जा रही है उसकी परमिशन लेनी होगी। अब छठी बात जो है, छठा क्लाज इसका क्या है कि अंडर सेक्शन 401 रिवीजन, 401 में रिवीजन होता है। यदि अंडर सेक्शन 401 में रिवीजन सुन रहे हैं कोर्ट, सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट, तो वो भी राजीनामे की अनुमति दे सकते हैं। इस प्रकार से 7वां पॉइंट है कि यदि दोषी पूर्व दोषी है या एनहांस्ड दंड का भागीदार है तो राजीनामा नहीं हो सकता। जैसा कि आपको बार बार पीछे बताते हुए मैंने ये बताया था कि सेक्शन 325 सीआरपीसी उसमें एनहांस्ड पनिशमेंट के लिए या मतलब उसको छोड़ा जाए ना छोड़ा जाए, उसको लागू किया जाए ना किया जाए, तो वो सेक्शन 325 की बात मैं कई बार करता रहा हूँ, उसके तहत ये बात कही गई है। तो अब अगली बात क्या है कि राजीनामा इस सेक्शन के उपबंधों के अनुसार ही होगा, अन्यथा नहीं। यानी जो प्रोविजन इस सेक्शन में दिए गए हैं उससे अलग का कोई प्रोविज़न है तो उसके अनुसार नहीं होगा, केवल इन सेक्शंस के अनुसार होगा। अब सेक्शन 321 पर आते हैं। सेक्शन 321 क्या कहता है? सेक्शन 321 है कि विड्रॉल ऑफ द केस फ्रॉम द कोर्ट। अब इस सेक्शन को पढ़ने के लिए थोड़ा सा देखेंगे कि सब सेक्शन 1 क्या कहता है। पीपी या एपीपी जो केस का इंचार्ज है विद द कंसेंट ऑफ द कोर्ट किसी भी समय बिफोर द जजमेंट इज प्रोनाउंस्ड, जजमेंट के आने से पहले अभियोजन का या तो साधारणतः या उनमें से एक या अधिक के बारे में जिनका विचारण किया जा रहा है न्यायालय की कंसेंट से वापस ले सकता है। इस सेक्शन को थोड़ा सा फिर सोचेंगे, फिर देखेंगे। पहली बात क्या कि पीपी या एपीपी, यानी दरखास्त कौन देगा, पीपी या एपीपी। और कौन सा पीपी या एपीपी? जो उस केस का इंचार्ज है, हु इज़ कंडक्टिंग द केस। तो पहली बात तो एक केस का इंचार्ज पीपी, दूसरी बात है विद द कंसेंट ऑफ द कोर्ट, तीसरा हुआ एट एनी टाइम, और चौथी बात हुई बिफोर द जजमेंट इज प्रोनाउंस्ड, और पांचवी बात हुई साधारणतया या उनमें से एक या अधिक के बारे में। साधारणतया क्या माने द टोटल केस, और उनमें से एक या मान लिया 10 सेक्शन लग रहे हैं तो 5 सेक्शन के अंदर जो है विड्रा कर सकता है, 5 को बाकी छोड़ सकता है। 4 सेक्शन हैं, 3 में विड्रा कर सकता है, 1 को छोड़ सकता है। मीनिंग देयर बाई सरकार को ऐसा करने का अधिकार है। लेकिन ये दरखास्त किसके माध्यम से दी जाएगी? केवल पीपी के माध्यम से। पीपी इज द इंचार्ज। अब ए से क्या कहता है इसका? यदि चार्ज से पहले केस वापस लिया जाता है तो दोषी को डिस्चार्ज किया जाएगा, और यदि चार्ज के बाद विड्रॉल होती है तो क्या होगा? एक्विट होगा। परंतु जहां अपराध ऐसे जुर्म से संबंधित है जिस पर स्टेट ऑफ यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर है, अब जैसे एक्सप्लोसिव एक्ट है, आर्म्स एक्ट है, वो सेंट्रल एक्ट है, सेंटर ने बना रखा है, तो उस एक्ट के ऊपर एग्जीक्यूटिव पावर किसकी है? सेंटर की। तो वो कहता है कि जब स्टेट ऑफ यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर है उस अपराध से जिसका केस चल रहा है, जो उससे संबंधित है, तो आगे क्या होगा? दूसरा, जहां जुर्म की जांच दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 दिल्ली स्पेशल पुलिस डिपार्टमेंट के तहत की जा रही है, या
सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी प्रॉपर्टी का मिस एप्रोप्रिएशन हुआ है, डिस्ट्रक्शन हुआ है या डैमेज हुई है, या सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी कर्मचारी द्वारा अपने कर्तव्य के निर्वहन के तहत जुर्म किया गया है, तो क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के बिना विड्रॉल नहीं हो सकती। अब आपने देखा होगा कि हर कोर्ट के अंदर वकील जो होता है, सरकारी वकील पीपी, वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से होता है, लेकिन कई बार सेशन कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भारत सरकार के भी वकील होते हैं। तो अगर ये वकील भारत सरकार का नहीं है तो भी इस पीपी को जो है दरखास्त देने का कोई हक नहीं है। बिना अनुमति के कोई दरखास्त सरकार का, यानी स्टेट राज्य सरकार का पीपी कोई दरखास्त नहीं दे सकता। अब इसका विड्रॉल ऑफ द केस के ऊपर जो है मैं आपको एक विशेष अथॉरिटी बताना चाहूँगा जो बहुत इम्पोर्टेंट है। 1976 क्रिमिनल लॉ जनरल पेज 46 आंध्र प्रदेश की अथॉरिटी है कि विड्रॉल ऑफ द केस कैन नॉट बी एट एपिलेट स्टेज। ये पल्ले देने की बात है, याद रखने की बात है कि एपिलेट स्टेज के ऊपर जो है ये दरखास्त नहीं दी जा सकती, केस कैन नॉट बी विड्रॉन। दूसरा जो है एक अथॉरिटी इसी पर है, 1994 4 सुप्रीम कोर्ट केसेस 299 अच्युतानंदन वर्सेज आर बालकृष्ण पिल्लई का केस था कि कंप्लेनेंट डज नॉट हैव एनी से इन मेकिंग द डिसीजन आइदर टू विड्रा और नॉट टू विड्रा। यानी कंप्लेनेंट की कोई शे नहीं है, कंप्लेनेंट की कोई पूछताछ नहीं है कि वो केस को वापस लेने में या ना लेने में कोई आपत्ति नहीं कर सकता। तो इसके माने क्या हुआ कि सरकार दरखास्त दे दे, एक्यूज तो चाहेगा ही उसके खिलाफ केस ख़त्म हो जाए, तो तीसरा बच गया केवल कोर्ट। तो इसलिए कहा कि कोर्ट जो है ना वो ये देखेगी, जुडिशियल माइंड को देखेगी, इस सारी बात को देखेगी कि वैसे तो नहीं किया जा रहा है, उसके अंदर रीजनिंग देखेगी कि क्या रीजनिंग है कि क्यों वापस लिया जाना चाहिए, क्या वो न्याय हित में है, पब्लिक का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, क्या चीज़ है। कई बार जो है जैसे लोक अदालतें लगती हैं, बिजली बोर्ड वाले कानून पास कर देते हैं, नोटिफिकेशन कर देते हैं कि जो इतने साल से लंबित मुकदमे यदि इतने रुपए वो पेश करता होता हम मुकदमे वापस ले लेंगे। इस तरीके से मुकदमे वापस हो जाते हैं। दूसरा जो है एक्साइज एक्ट के सरकार नोटिफिकेशन कर देती है कि 5 बोतल तक का जो है इतने 50 रुपये जुर्माने तक छोड़ा जा सकता है, उसको छोड़ दो। इस तरीके से केस ये भी कर सकता है कि उनको केस वापस ले लो, 5 बोतल तक क्या है, इतने साल से सफ़र कर रहे हैं उनके केस वापस ले लो। तो इस प्रकार से जैसे मोटर व्हीकल एक्ट के भी हैं, किसी का लाइसेंस नहीं है, हेलमेट नहीं है, और मतलब कई बार क्या होता है कि अधूरा पता दे दिया जाता है, वर्षों तक केस चलता रहता है, 3-3 साल 4-4 साल चलता रहता है, समन जाते रहते हैं, वापस आते रहते हैं, नहीं मिला, पता अधूरा है। तो इस तरह के केसेस में कि जो इतने साल से चले हुए हैं उन केसेस को विड्रा कर लिया जाए। तो ये इस तरीके से। अब जैसे एक और आपको बताता हूँ, जैसे गुर्जर आंदोलन राजस्थान के अंदर चला था, हरियाणा के अंदर जाट आंदोलन चला था। इस तरह के केसेस में भी सरकार कई बार ये सोचती है कि ये एक आंदोलन था और वो बात हुई वो किसी व्यक्ति विषय, जबकि इसमें आंदोलन में सरकार का बड़ा नुकसान होता है। कोई बसें जला दी जाती हैं, रेल की पटड़ी उखाड़ दी जाती है, पुल तोड़ दिए जाते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी को बड़ा नुकसान होता है। तो और केस दर्ज जो हो गए पब्लिक प्रॉपर्टी के, तो इस तरीके से उन केसेस को वापस लेने के लिए सरकार जो है कई बार ऐसा ऑर्डर पास कर देती है। गवर्नमेंट इशूज परमिशन टू पीपी, द पीपी डज सो बाय मूविंग द एप्लीकेशन। अब क्या है कि कंसेंट ऑफ द कोर्ट शब्द आया है, तो कोर्ट वेदर अलाउज और नॉट। दिस सेक्शन इज मिसयूज्ड मैनी टाइम्स। बहुत बार जो है इस सेक्शन का मिसयूज होता है। तो एक रंजना अग्निहोत्री वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का इलाहाबाद का फुल बेंच का केस है। उसके अंदर क्या हुआ कि 4 बातें उस केस के अंदर जो है डिसाइड ली गई कि क्या पीपी की बिना गवर्नमेंट
कैन पास ऑर्डर टू विड्रॉ द केस, सीधा जो है कोर्ट में भेज दिया गया, इस केस को विड्रॉ करते हैं। तो वहाँ से आया कि क्या पीपी की दरखास्त के बिना गवर्नमेंट सीधा जो है मतलब विड्रॉ कर सकता है? तो इसका उत्तर आया नहीं, पीपी भी अपना दिमाग लगा सकता है, पीपी डिफर भी कर सकता है, बिना पीपी के भी मुकदमा सरकार कर सकती है, किंतु यदि पीपी डिफर करना चाहे तो पीपी डिफर कर सकता है। गवर्नमेंट कैन विड्रॉ बट पीपी इज़ नॉट सपोज टू बी डिटो, लेकिन वो डिटो होंगे क्योंकि वो अगर विरोध करेगा सरकार का तो ही इज़ एट द प्लेयर ऑफ द गवर्नमेंट, वो तो सरकार की मर्जी पर है, तो उसकी नौकरी तक पर हो सकती है। तो इसलिए दूसरा इसके अंदर बात आई कि क्या बिना कारण बताए किसी केस को विड्रॉ कर सकते हैं? तो इसका जवाब आया कि कारण तो बताना पड़ेगा। इस बात के अंदर यह भी बात थी कि ये आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। तो ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट की फुल बेंच ने कहा कि नहीं, ये आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं है। एक इसमें बात आई थी कि व्हेन मैटर्स रिलेटिंग टू द सेंट्रल एक्ट कैन स्टेट गवर्नमेंट विड्रॉ द केस? कहा नहीं, बिना सेंटर की परमिशन के विड्रॉ नहीं हो सकता। और अगली चौथी बात थी इसमें, क्या स्टेट अपने ऑर्डर को रिव्यू कर सकती है? कि हाँ, रिव्यू कर सकती है। तो ये चार बातें इसमें डिसाइड हुई। और मैं अब एक दूसरा केस, एक रामनारायण का केस था, ये भी इलाहाबाद हाई कोर्ट का था, कि उसमें ये बात हुई क्या गवर्नमेंट को विड्रॉल पावर आर्बिट्रेरी है? तो उन्होंने कहा नहीं, गवर्नमेंट को जस्ट और वैलिड कारण बताने होंगे। ये नहीं है कि वो अपनी मर्जी से मतलब वैसे आर्बिट्रेरीनेस से कह दे कि हम इस केस को विड्रॉ करते हैं। आर्टिकल 226 में एनी हाई कोर्ट कैन रिव्यू, कोई भी हाई कोर्ट इसके ऊपर रिव्यू कर सकता है। क्या कोई विड्रॉ के लिए विशेष सिक्योरिटी होनी चाहिए? यस, गवर्नमेंट इज़ फ्री टू विड्रॉ द केस। गवर्नमेंट तो फ्री है किसी केस को विड्रॉ करने के लिए, लेकिन कोर्ट जो है ना वो फ्री नहीं है। कोर्ट की ड्यूटी है सुपरवाइजरी ड्यूटी। कोर्ट शुड सी कि ये क्या है, कहीं मतलब वैसे ही तो आपस में वो तो नहीं हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट सेज कि ओनली पीपी और एपीपी ही अप्लाई करेगा जो उस मुकदमे का इंचार्ज है। और स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस सुखजीत सिंह का एक केस था 1963 सुप्रीम कोर्ट 1214, इसमें यह कहा गया कि विड्रॉल कैन बी इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, कि विड्रॉल जो है न्याय के हित में हो सकती है। और कोर्ट जो है हर बात को स्क्रूटनाइज करेगा, ये देखेगा कि किन कारणों पर जो है उसकी विड्रॉल हो रही है, वेदर पीपी हैज़ अप्लाइड माइंड आर नॉट, क्या पीपी ने भी अपना दिमाग लगाया है या वैसे ही मतलब दरखास्त दे दी, और हैज़ मूव्ड एन एप्लीकेशन मैकेनिकली। तो ये सारी बातों के ऊपर जो है ये बात हुई। एक केस था शोनंद पासवान वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1987 सुप्रीम कोर्ट केसेस 288 पृष्ठ पर है, और AIR 1987 सुप्रीम कोर्ट 877 के ऊपर ये केस अंकित है। ये केस क्या था कि इसमें एक मिस्टर मिश्र जो है, जगन्नाथ मिश्र, वो एक मंत्री होते थे और वो उन्होंने जो है कोऑपरेटिव बैंक को बहुत रुपया अनाप शनाप सरकार की तरफ से दिया और अपने आदमियों को रुपये दिला दिए, जिसका कोई खाता नहीं, लेना नहीं, देना नहीं, बही नहीं, कुछ नहीं, मतलब बिना रिकॉर्ड के पैसे अपने आदमियों को दिला दिए। तो उसके ऊपर बात आई, रजिस्ट्रार महोदय ने जांच की और रजिस्ट्रार ने जो है ये कहते हुए कि इसका कोई हिसाब किताब नहीं है, उन अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज करने का सिफारिश की और सरकार को भेज दिया। तो मैटर वेंट टू द गवर्नमेंट। उस समय अब्दुल गफूर जो है ना चीफ मिनिस्टर थे। तो चीफ मिनिस्टर किसी ऑर्डर को आप भी पास कर सकता है और मतलब किसी दूसरे मंत्री या को भी कह सकता है कि ऑन बिहाफ ऑफ मी ही विल सी द मैटर। तो उसने जो है उसको डिटो कर दिया कि यस दे शुड बी ट्राइड। किंतु दोबारा से वो बात फिर उठी, फिर मतलब उसके ऊपर पुनर्विचार के लिए बात आई।
तो पुनर्विचार के लिए बात आई तो ये मिस्टर मिश्रा जो है उसकी सरकार में मंत्री थे। तो इस मिश्रा को जो है मतलब कह दिया गया कि ऑन बिहाफ ऑफ मी मिस्टर मिश्रा विल सी। और मिश्रा जो है वो तो उसमें खुद वो था, इंटरेस्टेड था, मिश्रा सिफारिश कर रहा था। लेकिन भाग्य की बात क्या हुई कि गफूर साहब जो है ना वो चीफ मिनिस्टर पद से हटा दिए गए और मिश्रा जो है चीफ मिनिस्टर बन गया। तो इस केस के अंदर ये कहा कि ना भाई ये डिस्क्रिशन को है ना सरकार के कि किसी ओकेजन में विड्रा कर ले, मतलब इसमें देखना पड़ेगा रीजनिंग क्या है, सही कारण क्या है। तो ये सारी बातें करते हुए कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू सी वेदर रीजंस आर वैलिड आर नॉट। तो इस केस के अंदर ये बात कही गई। तो उसके बाद क्या हुआ, एक एम.एन. शंकर नारायण वर्सेस पी.वी. बालकृष्ण का केस है 1972, एक सुप्रीम कोर्ट केसेस 318। उसके अंदर भी ये कहा गया कि इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस डिस्क्रिशन शुड बी यूज्ड। डिस्क्रिशन जो है ना वो केवल इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस ही यूज होगी। तो अब जो है अगली बात आई, राजेंद्र कुमार जैन वर्सेस स्टेट का एक केस था 2002 क्रिमिनल लॉ जनरल 42-43 पेज के ऊपर है। उसके अंदर भी ये कहा गया कि पब्लिक के इंटरेस्ट हो तो मुकदमा वापस लिया जा सकता है, अगर पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है तो मुकदमा वापस नहीं लिया जा सकता। और कमिटिंग मैजिस्ट्रेट या ट्रायल जिसकी कोर्ट में चल रहा है उन दोनों को ये परमिशन देने का अधिकार है, वो इसकी परमिशन दे सकते हैं। एक केस जो है फूलन देवी सुनी होगी, डाकू हुई है, वो बाद में विधानसभा के सदस्य बन गई थी। जब वो सदस्य बन गई तो उसके खिलाफ 55 केसेस जो है पेंडिंग थे। यूपी में कुछ केस मध्य प्रदेश में थे। उसने जो है स्वर्ण जाति के लोगों को मारा था, किसी के 307 थी, कहीं 302 थे, कहीं डाके का, कहीं मोर देन 55 केसेस वर पेंडिंग अगेंस्ट हर। तो क्या हुआ कि उसके खिलाफ जो है विड्रा करने के एप्लीकेशन दे दी गई। तो स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस 3rd ADJ इस केस का नाम है, टाइटल है। और 1997 क्रिमिनल लॉ जनरल पेज 30-21 के ऊपर ये केस अंकित है। तो इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस केस को अलाउ नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं भाई, ये किसने परमिट दे दिया कि एक जाति पाति के आधार के ऊपर के ये निम्न जाति की थी, इसको काफ़ी तंग किया था, इसने उस बदले के उसमें स्वर्ण जाति के लोगों को मार दिया और निम्न जाति की है इसको जो है मतलब ये रिलीफ दिया जाना चाहिए और इसलिए इसके केस विड्रा करते हैं। तो हाई कोर्ट ने कहा नो, कास्ट के ऊपर जो है ना कोई केस विड्रा नहीं किया जा सकता, ये कोई रीजनिंग नहीं है, और ये खारिज कर दिया। और इसी तरीके से दूसरा केस है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट का। इसके अंदर जो है ये कहा गया कि इफ सेंसिटिव पॉलिसी इज़ इन्वॉल्व देन इट कैन बी, यानी उसके चलने से समाज के अंदर कोई ऐसी बीमारी पैदा हो सकती है या पब्लिक एट लार्ज का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है तो केस वापस हो सकता है। अब एस.के. शुक्ला का एक केस था जिसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज़ नॉट द पोस्ट ऑफिस ये कहा गया है और इट इज़ एन इम्पोर्टेंट पोस्ट। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने ये नहीं कि वो ठहर कोई और दरख्वास्त दे दी, सरकार की चिट्ठी आगे वो कर दिया, तो कहता है कि उसने अपना दिमाग यूज़ करना चाहिए। तो पीपी विल अप्लाई फ्री माइंड, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू सी एंड कोर्ट विल नॉट एक्ट मैकेनिकली। ये एक बंसीलाल वर्सेस चंदन का केस था, उसके अंदर ये बात कही गई कि कोर्ट विल सी दिस ऑल, कि कोर्ट मैकेनिकली कोई ऑर्डर पास नहीं करेगी। विक्टिम विल हैव नो लोकस स्टैंडी, ये बात जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट तो ये कहता है, भिन्न भिन्न सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ये आए हैं कि विक्टिम हैज़ नो से इन केस ऑफ विड्रॉल और नॉट टू विड्रॉ। लेकिन आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने इस बात को ये कहा है 1999 क्रिमिनल लॉ जनरल पेज 35-66 है बालकृष्ण केस। उसके अंदर उसने कहा
कि विक्टिम हैज़ आल्सो द राइट टू अपोज द एप्लीकेशन एंड हैज़ लोकस्ट एंड राइट टू अपोज द विड्रॉल ऑफ द एप्लीकेशन। एक केस था 1994 सुप्रीम कोर्ट के अंदर अंकित है कि इसमें क्या था कि ये केस में काफ़ी गड़बड़ की गई थी। सरकार ने इसको विड्रा करने की वो दे दी। शायद ये मुकदमा किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ था। तो जब देखा कि ये केस तो विड्रा होगा तो अपोजिशन के लीडर ने दरख्वास्त दी और उसने कहा कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये केस पब्लिक हित में नहीं है और इससे जो है समाज के अंदर गलत संदेश जाएगा और ये केस जो है इस तरीके से वो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ये हेल्ड किया गया कि एनी मेंबर ऑफ द सोसाइटी हैज़ लोकस्ट एंड राइट नॉट ओनली टू इनिशिएट द प्रोसिक्यूशन बट आल्सो टू रेसिस्ट द विड्रॉल आल्सो, कि हर आदमी को मुकदमे का विरोध करने का अधिकार है। जैसे कि एनी पर्सन कैन ब्रिंग द लॉ इन मोशन, कोई भी आदमी कानून को चालू कर सकता है, उसी तरीके से उसको रेसिस्ट करने का भी अधिकार है। अब सेक्शन 322 के ऊपर हम आते हैं। सेक्शन 322 क्या कहता है कि यदि किसी मामले में विचारण केस में कोर्ट ये समझती है कि उसे मुकदमे की सुनवाई का अधिकार नहीं या कमिट का अधिकार नहीं, तो क्या करेगी। बी इसका क्या कहता है कि मामला किसी अन्य मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणार्थ सौंपा जाना चाहिए था। ग क्या कहता है कि मुकदमे का विचारण सीजेएम के द्वारा होना चाहिए या वो क्रम, तो क्या होगा। इन तीनों बातों के उस मानने पर वो एक संक्षिप्त सी रिपोर्ट बनाएगा और कार्रवाई को रोकते हुए मजिस्ट्रेट या सीजेएम जिसको भी मतलब वो निर्देशित करेगा वहाँ पर उस मुकदमे को सौंप देगा और एक्यूज्ड को वहाँ पेश करवा देगा। 322(2) क्या कहता है कि जिस मजिस्ट्रेट को मामला भेजा जाता है वो स्वयं या अपने अधीन वाले मजिस्ट्रेट को मुकदमा रेफर कर सकता है और एक्यूज्ड को कमिट कर देगा। 323 क्या कहता है, यदि मजिस्ट्रेट को जांच या विचारण में निर्णय पर ऑर्डर करने से पहले ये लगता है कि मामला सेशन ट्रायल का है तो चैप्टर के अनुसार उस न्यायालय को कमिट कर देगा। अब 324 क्या कहता है, ट्रायल ऑफ द पर्सन्स प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट कॉइनेज, स्टाम्प लॉ एंड प्रॉपर्टी। अब ये क्या कहता है कि जब कोई व्यक्ति आईपीसी के चैप्टर 12 और चैप्टर 17 के अधीन चले मुकदमों में 3 साल या उससे अधिक के लिए दंडनीय अपराध के लिए पुनः अभियुक्त है। से चैप्टर 12 और 17 के तहत जो है एक आदमी पहले जो है ट्राई हो चुका है और 3 साल से ज़्यादा की सज़ा का उसमें वो है और पुनः जो है उसी ऑफेंस में वो अगर मुकदमा चल रहा है तो फिर क्या कहता है, और मजिस्ट्रेट को लगता है कि उसने जुर्म किया है तो उसे सीजेएम या सेशन को कमिट करेगा और यदि वह मुकदमे का विचारण के लिए सक्षम नहीं है या स्वयं पर्याप्त दंड नहीं दे सकता तो वहाँ भेज देगा। अब 324(2) क्या कहता है कि जब सब सेक्शन 1 के तहत इस तरह के दोषी को सीजेएम या सेशन को सुपर्द किया जाता है तो उसके साथ जुड़े 6 दोषी को भी वैसे ही भेज दिया जाएगा, सुपर्द कर दिया जाएगा जब तक मजिस्ट्रेट दूसरे को सेक्शन 239 और 245 के तहत डिस्चार्ज ना करे। अब 325 सेक्शन क्या कहता है कि प्रोसीजर व्हेन मजिस्ट्रेट कैन नॉट पास सेंटेंस सफिशिएंटली सीवियर, जब मजिस्ट्रेट पर्याप्त कठोर दंड का आदेश नहीं दे सकता और गवाही को देखने पर इस आशय का है कि ये दोषी है और उसे डिफरेंट काइंड की सज़ा या अधिक कठोर सज़ा दी जानी चाहिए या मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास का है और इस राय का है कि उसे कठोर सज़ा दी जानी चाहिए तो वह 106 CRPC सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस ऑन कन्विक्शन का बॉन्ड लेकर सीजेएम को भेज देगा और उस दोषी को वहाँ पर पेश कर दिया जाएगा। जब एक से अधिक मुलजिम हों और मजिस्ट्रेट सब सेक्शन 1 के तहत कार्रवाई करना उचित समझता है तो सभी दोषीगण को जो उसकी राय में दोषी हैं सीजेएम को भेज देगा। अब सब सेक्शन 3 क्या कहता है कि सीजेएम जिसे प्रोसीडिंग सबमिट हुई हैं यदि वो ठीक समझता है तो पार्टियों को और गवाहों को पुनः परीक्षण ले सकता है और अतिरिक्त गवाही भी मांग सकता है
और फिर विधि के अनुसार जैसा ठीक समझे सज़ा दे सकता है या आदेश दे सकता है। अब 326 क्या कहता है कि कन्विक्शन और कमिटमेंट ऑन एविडेंस पार्टली रिकॉर्डेड बाय वन जज और मैजिस्ट्रेट और पार्टली बाय अनदर। जब किसी जांच या विचार में गवाही के पूर्ण या पार्टली सुनने और रिकॉर्ड करने के बाद मैजिस्ट्रेट या जज इस निष्कर्ष पर आता है कि उसे अधिकारिता नहीं है, ये तो जो कार्रवाई कर रहा है ही हैज़ डन विदाउट जुरिडिक्शन, तो क्या है, तो किसी अन्य मैजिस्ट्रेट का उत्तरवर्ती हो जाता है या वो उसका ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ऐसा उत्तरवर्ती जज या मैजिस्ट्रेट अपने पूर्ववर्ती के द्वारा रिकॉर्डेड साक्ष्य पर या पार्टली रिकॉर्डेड पर अपने द्वारा रिकॉर्डेड एविडेंस पर कार्य कर सकता है, प्रोवाइडेड यदि उत्तरवर्ती जज या मैजिस्ट्रेट इस राय का है कि साक्षियों में से किसी का जिसका पहले साक्ष्य रिकॉर्ड हो चुका है अतिरिक्त परीक्षा करना न्याय के हित में ज़रूरी है, तो वह किसी भी गवाह को पुनः समन कर सकता है और फर्दर एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन या री एग्जामिनेशन जैसा भी वो उचित समझे के बाद गवाह को डिस्चार्ज कर देगा। अब 326(2) क्या कहता है कि जब मुकदमा एक जज से दूसरे जज या मैजिस्ट्रेट से दूसरे मैजिस्ट्रेट को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है तो पूर्व कथित मैजिस्ट्रेट के बारे यह माना जाएगा कि वह अधिकारिता प्रयोग नहीं कर सकता और जिसे मुकदमा ट्रांसफ़र हुआ है वह या उसका उत्तरवर्ती सक्सेसर जज ही हो गया है, वही उसमें कार्य करेगा। अब 326(3) क्या कहता है कि इस धारा की बात समरी ट्रायल पर या जो धारा 322 के तहत रोक दी गई है या जिसकी कार्रवाई 325 के तहत वरिष्ठ मैजिस्ट्रेट को भेज दी गई है होगी। तो अब जो है 327 सेक्शन के ऊपर हम चर्चा करेंगे, जो हमारा आज का लास्ट सेक्शन है कि कोर्ट टू बी ओपन। आपने देखा होगा कि मतलब कई बार जजमेंट्स में भी लिखा होता है अनाउंस्ड इन ओपन कोर्ट। ओपन कोर्ट के मायने क्या है कि कोई भी क्रिमिनल कोर्ट जहाँ पर जांच या विचारण की कार्रवाई के लिए कोर्ट बैठती है वह ओपन होगी। ओपन के माने ये नहीं कि बिना छत की, ओपन ये होगा कि जनता साधारणतः वहाँ पर प्रवेश कर सकती है जहाँ तक वो समझ के, इतने आदमी उस कमरे में बैठ सकें हैं जितने उस कमरे में उठ रहे। प्रोवाइडेड जज क्या कर सकता है, जज या मैजिस्ट्रेट यदि ठीक समझता है कि पर्टिकुलर केस की सुनवाई के वक़्त जांच या विचारण के मौके पर किसी भी स्टेज पर कोर्ट रूम में जनसाधारण या विशेष व्यक्ति नहीं आना चाहिए तो वो ऐसा ऑर्डर कर सकता है। अब 327(2) क्या कहता है, उपधारा 1 में जबकि ये कह दिया कि कोर्ट ओपन है, एनीबडी हैज़ द राइट टू एंटर इन द कोर्ट, तो उपधारा 2 क्या कहती है कि उपधारा 1 में किसी बात के होते हुए भी यानी इस प्रोविज़न के होते हुए भी कि एनीबडी कैन एंटर, आईपीसी के सेक्शन 376 ABCD की कार्रवाई कैमरा प्रोसीडिंग में होगी, अर्थात बंद कमरे में होगी, एंड नोबडी कैन बी अलाउड टू एंटर देयर। इस प्रकार हमारा चैप्टर 24 ख़त्म हुआ। मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आपने हमारा जो साथ दिया है लेक्चर आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।